हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आपके लिए यहाँ पर लेके आए पेपर का फुल सोल्यूशन जो कि आपके 22 फरवरी के लिए है। यानी जो आपका कल पेपर है उसके लिए, और इसके उसके लिए आपको ये पेपर पूरा पूरा क्या होना चाहिए, कंप्लीट तैयार होना चाहिए। इसमें मैं आपको सभी क्वेश्चन करवा दूंगा, एक तरफ से 1 to Z, मतलब जितने भी हैं 1 to ऑल मैं करवा दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से जरूर क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है। तो आज का अपना पेपर कोड क्या है? आज का जो अपना पेपर कोड है वो है 302 Z के पेपर कोड है। और इसको हम लोग क्या करेंगे सर, पूरा पूरा सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे सर, ये पूरा पूरा इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। पूर्णांक सर 100 नंबर का रहेगा। 100 में 33 पास मार्क का चाहिए। लेकिन सर मैं आपको ऐसा आपको टिप्स बताऊंगा कि इसमें कम से कम आपको 95 तो गेन हो ही जाएगा हिंदी में। तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। ठीक ठीक है ना। 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या दिया जाएगा सर, टाइम दिया जाएगा। मतलब प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए टाइम दिया जाएगा। और प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र क्या रहेंगे सर, ये पढ़ने के लिए सर क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 2 खंड हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना सर आपके लिए क्या रहेगा, अनिवार्य रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले सर हम बात करेंगे तो आपके सामने क्या रहेगा सर, खंड क रहेगा। क्या क्या रहेगा सर, ये खंड क जो कि 50 नंबर का रहेगा। बहुविकल्पी है। पहला आपका क प्रश्न है, विचार और वितर्क के लेखक सर कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सर हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार और वितर्क के लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। राष्ट्र के स्वरूप के भी लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला यहाँ पे ख वाला, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरिऔध की रचना है ठेठ हिंदी के ठाठ। ठेठ हिंदी के सर ठाठ जो है, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरिऔध जी की सर प्रमुख रचनाओं में से एक है। क्लियर है। उसके बाद अगला यहाँ पे ग वाला, नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर जो रचना है यह किस विधा पर है, तो यह सर एक आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर रचना किस विधा पर आधारित है, तो सर यह एक आत्मकथा है। घ वाला प्रश्न देखिएगा है सर। घ वाला प्रश्न सर क्या बोल रहा है यहाँ पे, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है सर, सब की बात और थी। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह सर क्या है, सब की बात और थी। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पेपर में आएगा, बिल्कुल सर छाप देना है। अगला यहाँ पे क वाला प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पे क्या है, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे, वो थे युगल किशोर शुक्ल। ध्यान दीजिएगा कौन थे सर, युगल किशोर शुक्ल जो थे वो आपके हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे। कौन थे सर, युगल किशोर शुक्ल थे। युगल किशोर शुक्ल थे। ठीक है ना। उसके बाद आपका दूसरे का है, मैथिली शरणगुप्त की रचना है सर सिद्धराज। सर सिद्धराज किसकी है, मैथिली शरणगुप्त की रचनाओं में से एक है। कौन सर जी, सिद्धराज है। ओके। अगला देखिएगा यहाँ पे ख वाला है, प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं सर। प्रगतिवाद के सशक्त कवि सर कौन है, नागार्जुन। जो सर नागार्जुन है, यह प्रगतिवाद के सशक्त कवियों में से एक है। कौन सर, नागार्जुन। उसके बाद यहाँ पे ग वाला है आपका, मास्को अभी दूर है के रचयिता है सर, मास्को अभी दूर है के रचयिता है कौन है सर जी, शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह जो सुमन है सर जी, यह मास्को अभी दूर है के रचयिता है। कौन सर जी, शिवमंगल सिंह सुमन मास्को भी दूर है के रचयिता है। उसके बाद यहाँ पे वाला है, सचिदानंद हीरानंद वासयान बोले तो अज्ञे के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे, कुल सर 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे सर। सचिदानंद हीरानंद वासयान बोले तो अज्ञे के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशन हुए थे सर, कुल आपके 7 सप्तक प्रकाशित हुए थे। कितने हुए थे सर, 7 सप्तक प्रकाशित हुए थे। उसके बाद लास्ट आपका बहुविकल्पीय प्रश्न देखिएगा यहाँ पे अंग वाला, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस पर मिला था सर, चिदम्बरा पर मिला था। चिदम्बरा पर सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेव वर्मा को किस पर मिला था, यामा पर मिला था। इंपॉर्टेंट है, तैयार करना, पेपर में आएगा, छाप देना। उसके बाद आपका ये गद्यांश है, देखिएगा गद्यांश इंपॉर्टेंट वाला गद्यांश है क्या, यहाँ पे देखिएगा 10 नंबर का पेपर में आएगा सर। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसमें एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में इसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना अलग अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में बड़ी ही क्या होगी, दिक्कत होगी। जैसे रेडियो, टेलीविजन, इस तुकनिक। ठीक है ना।
अब यहाँ पे है सबसे पहला प्रश्न, यहाँ पे गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें क्या लिखेंगे सर जी? जो गद्यांश का संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से क्या है सर? संकलित है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर रेखांकित अंश की व्याख्या सर यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिया है नीचे देखिए, ये वाला, ये विज्ञान की प्रगति बहुत दूर है, यहाँ से यहाँ तक है। अब इसको आपको क्या करना है सर? बढ़ा चढ़ा के लिख देना है, या फिर सेम टू सेम आपको उतार देना है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम उतार देंगे, बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको गद्यांश हल करने का तरीका भी बताया, तो आप कर ही लेंगे। क्या लिखेंगे? रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक का कहना है कि विश्व में विज्ञान की प्रगति हो रही है, जिसके कारण नई नई चीजों की सदैव खोज हो रही है। जब किसी नई चीज की खोज होती है तो उसे एक नया नाम दिया जाता है। जिस जिस देश में उस नई चीज की खोज होती है, वह देश उस नई चीज के नामकरण के लिए अपनी भाषा में एक नया शब्द का सृजन करता है। दूसरे देशों में वह नया शब्द बिना किसी बदलाव के क्या किया जाता है सर? प्रयोग किया जाता है सर। क्या किया जाता है सर? प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज के नामकरण को नया शब्द दे देता है? तो जिस देश में नई चीज आविष्कृत की गई होती है, वह देश उस नामकरण के लिए एक नया शब्द देता है। अगला यहाँ पे, यदि हर देश आविष्कृत चीजों का अपना अपना अलग अलग नाम देता है तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई साहब? अगर कोई भी देश हर एक नई चीज के लिए अलग अलग नाम देगी, तो यदि हर देश आविष्कृत चीजों का अपना अलग अलग नाम देता है तो उस चीज को समझने में क्या होगी सर? दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्लियर है? अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, नई चीजों के आविष्कार होने के क्या कारण है सर? जो नई चीज है उसके आविष्कार होने के सर क्या क्या कारण है? तो नई चीजों के आविष्कार होने का कारण विज्ञान की सर प्रगति है। क्या है सर? विज्ञान की प्रगति नई चीजों के आविष्कार होने का सर कारण है। मेन रीजन ये एग्जैक्ट वाला। अरे गुरु जी एकदम चपुआ है, ठीक है ना? अगला है अथवा में करके, यहाँ पे मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, तो एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से क्या है सर जी? शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक चीज नहीं है। सबसे पहला सर यहाँ पे है कि संदर्भ लिखना है, तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक सर जी हम और हमारा आदर्श है, और इसके लेखक कौन है सर जी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है सर जी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। उसके बाद अगला है, आप देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। सर भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। यानी कि अगर हम जब हम लोग भौतिक इच्छा रखेंगे नई चीजों वस्तुओं की, तो जाहिर सी बात है कभी किसी की खोज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मोबाइल हो, क्या हो? मोबाइल हो, ठीक है ना? और जब हम लोग भौतिक वस्तु की इच्छा करेंगे नहीं, यदि मोबाइल की इच्छा करेंगे नहीं, तो हमारे हमारे पास लेटेस्ट मोबाइल बन के कैसे आएगा? वही कीपैड वाला पुराना वाला होता है कि नहीं? तो इसीलिए हमें भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना बहुत ही जरूरी है अपने लाइफ में। तो इसको तो आप कर लेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, देखिए, महर्षि अरविंद ने क्या कहा है? तो बस ढूंढ के करना है आपको। महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के क्या है सर जी? अंश है। हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है? तो जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही क्या है सर जी? स्वरूप होता है। क्या होता है सर? स्वरूप होता है। अगला यहाँ पे देखिएगा, अगला है सर जी, अस्तित्व और तदात्म शब्दों का अर्थ बताइए। अस्तित्व और तदात्म शब्दों का अर्थ बताइए। तो अस्तित्व मतलब होता है अपना सत्ता, और तदात्म मतलब होता है तालमेल, अर्थात समन्वय बनाकर रखना। क्लियर है सर? बिल्कुल सर, क्लियर है। उसके बाद अगला यहाँ पे दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द आपका 10, यहाँ पे शब्दों में आंसर देना है। यहाँ पे मतलब 10 अंकों का है। यहाँ पे है क्या यहाँ पद्यांश? शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हो निरपाय, सबने उसका करे समस्त विजयनी, मानवता हो जाए। अर्थात श्रद्धा कहती है कि शिष्ट की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, किंतु जब तक विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते हैं तब तक ये शक्तिहीन होते हैं, और जब ये परस्पर मिल जाते हैं तो इनमें अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्तियों को संचित न करके उसे बिखेरता रहेगा, तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, और जब वह सम्मिलित हो जाता है तो विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति वो क्या कर लेता है सर? प्राप्त कर लेता है। ठीक है?
सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे संदर्भ आपको लिखना है, पद्यांश का जो है सर जी संदर्भ आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे? पद्यांश का शीर्षक श्रद्धामनु है और कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कौन है सर जी? जयशंकर प्रसाद है। उसके बाद सर यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या बोला है। सर रेखांकित अंश की व्याख्या समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए, अर्थात जब वह सम्मिलित हो जाता है तो वह पूरे विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति प्राप्त कर लेता है। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे, ये एक्चुअली में ये गलत हो गया है, आप वही आंसर दीजिएगा, ठीक है ना? अगला है, इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु से कौन सी बात बताई है? इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु से क्या बात बताई है? तो जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहेगा, तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, किंतु जब वह सम्मिलित हो जाता है तो विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति क्या होती है? प्रकट होती है और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप से क्या होती है? प्रतिष्ठित हो जाएगी, ठीक है ना? उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है, समस्त सृष्टि की रचना किससे हुई है? जो समस्त रित सृष्टि है, इसकी रचना किससे हुई है? तो सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से यानी कि मनुष्यों से हुई है। उसके बाद अगला प्रश्न है, श्रद्धा ने मनु को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे करेंगे, मानवता महाप्रलय में भी असहाय एवं निरुपाय नहीं है। यह तथ्य निराश लोगों के लिए संजीवनी का कार्य करता है। अतः प्रसाद जी ने मनुष्य को प्रेरित करने के लिए श्रद्धा के माध्यम से इसी उपाय को अपनाया है। अगर वो नहीं आ रहा है तो अथवा में आप नीचे वाला कर दीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरुमंदन कानन का फूल बने, काटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओझा फूल बने। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आपका गद्यांश क्या सर इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ठो आपके प्रश्न बने हैं। पद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, कठोर काटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है कहाँ से स्पष्ट करना है, जीवन मरु में कौन सा अलंकार है और कवि किसकी कामना करता है, ठीक है ना? उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे सर, क्या आएगा सर? यहाँ पे देखिएगा, पांचवा गक। सर जो पांचवा गक आएगा ये यहाँ पे आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का क्या करिए सर जी उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में सर इसका आंसर देना है। ये सर आपके पेपर में सर 5 अंकों का आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे पहले आपके वासुदेव सर अग्रवाल है सर, डॉक्टर हजारी साहब द्विवेदी है सर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे जो सर ये हम देंगे आंसर वो देंगे सर जी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। किसका देंगे सर जी? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का देंगे। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के बेल्लू जिले के बत्तुलपिल्ली नामक ग्राम में हुआ था। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। प्रारंभिक शिक्षा संस्कृति एवं तेलुगु भाषा में हुई और रेड्डी जी की आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन ग्रंथ पर शोध कार्य भी हुआ। इनका निधन सन 2005 ईस्वी में हो गया था। कब हुआ था सर इनका निधन? सन 2005 ईस्वी में हो गया था। इनका साहित्यिक परिचय में सर क्या लिखेंगे? साहित्यिक परिचय में आप लिखेंगे, हिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त किया। राष्ट्रवादी हिंदी प्रचारक, प्रख्याता साहित्यकार एवं तुलनात्मक साहित्य के मूर्धन्य समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार प्रोफेसर सुंदर रेड्डी दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी एवं उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिण भाषाओं के अध्ययन को क्या दी? इन्होंने प्रेरणा दी। इन्होंने हिंदी भाषाओं के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम साहित्य की रचना की और वे आजीवन भाषाई एकता के प्रसारक रहे हैं। इनके अनेक निबंध हिंदी, अंग्रेजी एवं तेलुगु पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। हिंदी भाषी न होते हुए भी रेड्डी जी ने हिंदी को अपनी रचनाओं के रूप में अमूल्य निधियां सौंपी और उसके लिए हिंदी साहित्य सदैव उनका क्या रहेगा सर? ऋणी रहेगा। उसके बाद इनकी सर प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? जैसे साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं, हिंदी एवं तेलुगु जो कि एक तुलनात्मक अध्ययन है, वैचारिकी जो कि शोध और बोध है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया जो कि एक संपादित अंग्रेजी ग्रंथ है और बिल्गु दारुल जो कि एक तेलुगु में लिखी हुई ग्रंथ है। इनकी सर भाषा की शैली कैसी थी सर? विचारात्मक थी, गवेषणात्मक और प्रश्नात्मक इनकी सर जी भाषा शैली थी। अगला यहाँ पे आपका कवि का है। देखिए लेखक के बाद क्या आएगा सर? आपका कवि का आएगा जीवन परिचय, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द आपके 80 शब्द हैं। 5 नंबर का सर पेपर में आएगा। पहले सुमित्रानंद पंत, दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर, तीसरे हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पे मैं जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ रामधारी सिंह दिनकर का। किसका लिया हूँ सर? रामधारी सिंह दिनकर का। क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म
बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण कर कुछ दिनों तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। दिनकर 1951 से 1966 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे और ज्ञानपीठ पद्म भूषण से अलंकृत श्री दिनकर जी को राष्ट्र कवि होने का क्या प्राप्त हुआ, गौरव भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, और आगे लिखेंगे, दिनकर जी ने भारत सरकार की हिंदी समिति के सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदी साहित्यकार का यह सूर्य 24 अप्रैल 1974 को सदा के लिए क्या हो गया सर, अस्त हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। इनका साहित्यिक योगदान देखिए तो दिनकर जी दार्शनिकता और निराशा से दूर सामाजिक चेतना को जागृत करने वाले कवि हैं। रेणुका हिमालय नामक काव्य रचनाओं में इनकी क्रांतिकारी भावनाओं के दर्शन होते हैं। इनकी राष्ट्रीयता अतीत के प्रेम में परिवेष्टित किंतु वर्तमान के प्रति विक्षुब्ध ही है। उनके काव्य में राष्ट्र प्रेम के साथ साथ विश्व प्रेम, प्रगतिवाद, प्रकृति चित्रण आदि के भी स्वाभाविक एवं मनोहारी वर्णन मिलते हैं। राष्ट्रीयता के साथ साथ उनके काव्य में युग बोध और प्रकृति चित्रण का सुंदर समावेश है। इनकी सर प्रमुख रचनाएं कौन कौन से, तो दिनकर जी अपनी समर्थ लेखनी से गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में सेवा की है। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, धूप छांव, बापू, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, नीम के पत्ते और सर जी मगध महिमा, वातायन, इतिहास के आंसू, देव विग्रह, नील कुसुम, चक्रवाल, नय सुभाषित, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला कवित्व, मृत तिलक, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, दिल्ली, बरदोली विजय, सीपी और संख, धूप और धुआं, सामधेनी, रेती के फूल, विद्रोह, शिक्षा, रसवंती, द्वंद्व गीत, कलिंग विजय, कुरुक्षेत्र, उर्वशी इनकी प्रमुख क्या है सर जी, रचनाएं हैं। तो ये आपको साहित्यिक परिचय के साथ साथ इनकी प्रमुख रचनाएं भी आपको लिखना क्या है सर जी, इंपॉर्टेंट ही है। उसके बाद आपका जो 5 नंबर का आएगा वो सर जी आएगा क्या, बहादुर कहानी की कथा वस्तु की विवेचना कीजिए अथवा पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है पंचलाइट कहानी का सारांश। क्या लिए है सर जी, पंचलाइट कहानी का सर सारांश मैंने लिया है। तो क्या लिखेंगे सर जी, इसमें सीधी सी चीज लिखेंगे, पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ओके, इस कहानी में एक महतो टोली है जिसमें कुछ अशिक्षित लोग हैं जो कि रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदते हैं जिसे वो पेंचलाइट कहते हैं। और पंचलाइट को ये साधारण लोग एक सम्मानजनक वस्तु समझते हैं। इस पंचलाइट को देखने के लिए महतो टोली के सभी बच्चे, महिला, पुरुष इकट्ठा हो जाते हैं और सरपंच अपनी पत्नी को आदेश देता है कि ये शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। अब सभी उत्साहित हो जाते हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि ये साधारण लोग सर पंचलाइट को जलाना नहीं जानते थे, यानी कि ये पंचलाइट नहीं जला पाते थे। इसी महतो टोली में गोधन नाम का एक लड़का है जो कि गांव की मुनरी नामक एक लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने गोधन से मतलब मुनरी मां ने पंचों से गोधन की क्या करती, शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से अक्सर सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, जिस कारण पंचों ने उसे अपनी टोली से बाहर निकाल रखा था। और मुनरी को यह बात पता था कि गोधन पंचलाइट को जला सकता था और इस बात को चतुराई से यह बात कहाँ तक पहुंचा देती है, पंचों तक पहुंचा देती है। और फिर गोधन को सरपंच बुलाकर पंचलाइट को जलाने के लिए कहा कहते हैं और गोधन पंचलाइट को सब जला देता है। पंच गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं और मुनरी की मां कौन सर जी, गुलरी काकी, प्रसन्न होकर गोधन को अपने घर के शाम को भोजन पर बुलाती है और पंचलोक भी बहुत उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं, तुम्हारा सात खुनमा खूब गाओ सलीमा का गाना। और पंचलाइट की रोशनी में सब लोग भजन कीर्तन करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आपके पेपर में आएगा सर खंड काव्य। ये आपका जो स्वपठित खंड काव्य है यह आपके जिले के अनुसार आएगा। आप सभी बच्चे जितने भी हैं एक बार कमेंट करेंगे कि आप सभी लोग इस खंड काव्य को तैयार किए हैं कि नहीं। एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्या आपने इस खंड काव्य को तैयार किया है कि नहीं, एक बार कमेंट करके छाप देंगे। अगर तैयार है तो यस लिखेंगे, नहीं तैयार है तो सर नो लिख कर छापेंगे। लेकिन अगर आपका तैयार नहीं तो भाई साहब अभी आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। आपके जिले के अनुसार खंड काव्य पूछा जाएगा पेपर में।
तो जब आपका खंडकाव्य तैयार रहेगा तभी तो आप छापेंगे भैया। 95 जब तैयार ही नहीं तो कैसे करेंगे? जैसे मुक्त यज्ञ है, रश्मि रथी है, पढ़ लीजिएगा। त्यागपति है, सत्य की जीत है, श्रवण कुमार है, आलोक वृत्त है। इसमें आपको करना है। उसके बाद खंड ख जो रहेगा ये संस्कृत का आपका गद्यांश पद्यांश रहेगा। अभी मैं कुछ देर बाद मैं संस्कृत का गद्यांश पद्यांश कैसे सॉल्व करना है ट्रिक से, मैं वो वाली वीडियो ला रहा हूँ, टेंशन मत लेना, देख लेना, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे ये संस्कृत का आपका क्या है, गद्यांश है, देख लीजिए। और गद्यांश के संदर्भ है और यहाँ पे इसका अनुवाद है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, करना है तो इंपॉर्टेंट है, लगा देंगे, ठीक है ना। अथवा में वो नहीं आ रहा तो आप ये कर लीजिएगा। हंस राजा आत्मन से लेकर कहाँ तक है, नर्तितु मार उद्यान तक है। और इसके बाद यहाँ पे पद्यांश है, ये पद्यांश है आपका प्रीणात यह से लेकर लभंते तक है, इसका संदर्भ है। और ये क्या है सर जी, अनुवाद है, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। वो नहीं आ रहा है तो अथवा में ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका सर जी लोकोक्तियां और मुहावरा। क्या सर जी, लोकोक्तियां मुहावरा। आंख में धूल झोंकना, जहां चाह वहां रहा, तिल का ताड़ बनाना, दूर के ढोल सुहावने, दूर दूर के ढोल सुहावने। तो सबसे पहला यहाँ पे है सर जी, आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। वाक्य प्रयोग, सलेश मेरा पैसा लेकर मेरे आंखों में धूल झोंक कर चला गया। जहां चाह वहां रहा। वाक्य प्रयोग, जिस कार्य को व्यक्ति अपनी दृढ़ इच्छा के साथ करता है उस कार्य को पूरा करने का रास्ता भी मिल जाता है। उसके बाद है तिल का ताड़ बनाना। क्या बनाना सर जी, तिल का ताड़ बनाना अर्थात छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। वाक्य प्रयोग, अरे रोशनी तुम क्यों तिल का ताड़ बनाकर लोगों से झगड़ते रहते हो। अगला है दूर के ढोल सुहावन लगते हैं अर्थात दूर के सब अच्छा लगता है, दूर से सब कुछ अच्छा लगता है। वाक्य प्रयोग, पहाड़ों की सुंदरता पर हर कोई मोहित होता है लेकिन वहां जीवन यापन करना सच में दूर के ढोल सुहावन लगने जैसे हैं। उसके बाद आपका अपठनीय गद्यांश मैंने करवाया भी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर देख लीजिएगा। पूरा अपठित गद्यांश मैंने करवाया, कैसे सॉल्व करना है उसका भी मैंने तरीका बहुत अच्छे से बताया है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 11 का क है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए। सूत और सूत, तो सूत और सूत, सूत मतलब पुत्र होता है, ये सूत मतलब आपका धागा होता है। जलद और जलधि, तो जलद मतलब क्या होता है, बादल होता है, जलधि मतलब समुद्र होता है। सर क्या होता है, समुद्र होता है। उसके बाद है यहाँ पे आपका देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। क्या है सर जी, भुजंग, अर्क, हार, पर। तो यहाँ पे सर जी अर्क का देख रहे हैं, काढ़ा सूर्य आग का पौधा। हार मतलब एक आभूषण का नाम जो कि गले में पहनने वाला और पराजय भी होता है। भुजंग मतलब सांप होता है, स्त्री का उपपति, और शीशा नामक एक धातु भी होता है। उसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द का आपको चयन करके लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला है, किए गए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है सर जी, अकृतघ्न कहलाता है। क्या कहलाता है, अकृतघ्न कहलाता है। बहुत कम बोलने वाले को अल्पभाषी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, चार दिए हैं। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, आप प्रातः काल के समय आइएगा। तो इसका सही क्या हो जाएगा, तुम कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, कृपया अनुमोदन प्रदान करें, आप प्रातः काल आइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका करुण रस अथवा शांत रस का आपको परिभाषा सहित उदाहरण लिखना है, 2 नंबर का सर पेपर में आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए करुण रस का लिया है। करुण रस की सर परिभाषा क्या होती है, याद कर लीजिए। शोक अथवा दुख की अवस्था में जो शोक की अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का सहयोग पाकर पुष्ट होता है, वहां करुण रस कहलाता है। उदाहरण के लिए, इस करुणाकलित हृदय में अविकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम ग्रस्ती। ये सर ये क्या है, करुण रस की सर परिभाषा है। नोट कर लिए, नोट कर लीजिए भैया, इंपॉर्टेंट है, पेपर में सर आएगा, छाप देना। उसके बाद अनुप्रास अलंकार है यहाँ पे। क्या सर, अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार का उदाहरण और लक्षण लिखिए। तो जहां उपमेय में उपमान के रूप में प्रकट की जाए वहां रूपक अलंकार होता है। क्या है यहाँ पे, जहां उपमेय को उपमान के रूप में प्रकट किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है सर जी, ठीक है ना। उदाहरण के लिए, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी जो है यहाँ पर क्या सर जी, रूपक अलंकार है। उसके बाद चौपाई छंद अथवा सोठा छंद का आपको लक्षण से उदाहरण रहेगा 2 नंबर का लिखने के लिए। तो सर मैंने यहाँ पे सोठा छंद के बारे में लिखा है। सर सोठा छंद होता क्या है, सोठा अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें प्रथम और तृतीय चरण में सम होते हैं। तृतीय चरण क्या होते हैं, समान होते हैं, जिसमें 11 मात्राएं होती हैं तथा अंत में लघु वर्ण होते हैं। और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं और कहीं तुक भी मिलता है। यह दोहे का क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। उदाहरण जो भी आपको सही दिखे, लग रहा है कि हाँ ये सरल है, उसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं पूरे पेपर का इसीलिए सोल्यूशन लेके आता हूँ ताकि आप लोग कर लें भाई।
उसके बाद यहाँ पे किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखे जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो, अथवा में किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखे 6 नंबर का है। तो सीधा लिखेंगे सेवा में भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधक उत्तर प्रदेश प्रयागराज। अब यहाँ पे देखिए ऋण किसके लिए ले रहे हैं? आप व्यवसाय के लिए ले रहे हैं या फिर पढ़ाई के लिए, जिसके लिए ले रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए। फिर महोदय सेवा में सिविल निवेदन है कि अब जो मन में आ रहा है कि मैं 12th पास कर चुका हूँ, अब मुझे आईआईटी करना है सर जी, तो इसलिए मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपके पास बैंक पर आया हूँ और मुझे पता चला है कि आप लोग पढ़ाई के लिए ऋण प्रदान करते हैं और मुझे आपसे ये ऋण चाहिए। बस यही भर देना है, फिर लास्ट में लिख देना है कि आपसे अनुग्रह करता हूँ कि आप इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने महान कृपा करें, धन्यवाद। फिर भवदी लिखेंगे, फिर यहाँ पे दिनांक लिखेंगे। अब ऐसा सोबतिया बाग प्रयागराज, ठीक है ना? बस और आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपका क्या रहेगा यहाँ पे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, 9 नंबर का आएगा। देखिए यहाँ पे कौन-कौन है? कृषक जीवन की त्रासदी, अनियंत्रित भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण के साथ हरकता और बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगारी की समस्या पर निबंध लेखन आपके पेपर में आएगा। सर अनियंत्रित भ्रष्टाचार पर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको क्या है इसका डालना है सर जी, इसका हमें सबसे पहले प्रस्तावना डालना है। क्या डालना है सर? प्रस्तावना कि भारत इस समय की सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसको सरकार को दूर-दूर तक मतलब दूर कर देना चाहिए। भ्रष्टाचार में कुछ गैर सरकारी तरीकों से लोग को परेशान किया जाता है और उनके मानवता का हनन किया जाता है। भ्रष्टाचार को वो लोग अंजाम देते हैं जो अपने आचरण से घिरे होते हैं और जिनमें आचरण का भाव नहीं होता, वह लोग भ्रष्टाचार के प्रति क्या होते हैं सर? जिम्मेदार होते हैं। उसके साथ सर भ्रष्टाचार के क्या-क्या कारण हैं, इसको लिख देना है। देखिए इसको अपने से बना के लिखना है। हम रटवाएँगे, कितना भी आपको पढ़वाएँगे नहीं होगा। आप खुद से सोचिएगा, खुद से करिएगा, भ्रष्टाचार के बारे में, ठीक है ना? उसके बाद ये हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार किस प्रकार से है? अब भ्रष्टाचार का लास्ट में समाधान कैसे होता है, ठीक है ना? फिर आपको उपसंहार लिख देना है बस। उपसंहार में मतलब कि कैसे खत्म किया जा सकता है और आपको कुछ भी नहीं करना है। और जो ये सब पेपर है आपको मैं रिपीट करवा रहा हूँ भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट डे है आपको पढ़ लेना है और कुछ भी नहीं करना आराम से जितना भी मैं पेपर दे रहा हूँ, आप बस यही आँख बंद करके पढ़ते हुए चले जाएँगे, आपका काम हो जाएगा। देखिएगा अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप टॉपिक पढ़ें और चीज़ों का रिवीजन करें क्योंकि अब टाइम आपके पास जा चुका है। मैं आपको जो पेपर ला रहा हूँ बस इतना आपको घुल के पी जाना है, पढ़ लेना है, हो गया और आपको कुछ भी नहीं करना। बाकी मैं आपको टिप्स ट्रिक्स भी तो ला रहा हूँ जैसे गद्यांश पद्यांश हल करने का तरीका, जीवन परिचय लिखने का तरीका, निबंध लिखने का तरीका, पत्र लेखन लिखने का तरीका। मैं हर एक चीज़ आपको ला रहा हूँ ताकि आपका क्या हो जाए 95 स्कोर हो जाए। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।